लखीमपुर खीरी केस की जांच की पूरी रफ्तार तेजी से आगे बढ़ रही है। आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की तलाश तेज हो गई है। अजय मिश्रा के घर पर दो नोटिस लगाने के बाद अब मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच एजेंसी आशीष मिश्रा की तलाश कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने न्यूज 18 से कहा कि उनका बेटा जांच में पूरा सहयोग कर रहेगा। लखीमपुर खीरी कांड की जांच कर रही यूपी पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा के घर नोटिस चिपका दिया, जिसमें उनके बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस लाइन में हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया। इसमें लिखित और मौखिक बयान दर्ज कराने की तारीख 8 अक्टूबर यानी कि आज की है। नोटिस के जरिए उनसे इस घटना से जुड़ी जानकारियां और उनके पास मौजूद सबूत साझा करने को कहा गया है। लेकिन कुछ दिनों पहले तक अपने मोबाइल फोन में मौजूद कई वीडियो के जरिए खुद के घटना स्थल पर नहीं होने का दावा करने वाले आशीष मिश्रा अब फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की तो कभी उनका लोकेशन नेपाल के कैलाली जिले के धनकड़ी में मिलता तो कभी उत्तराखंड के बाजपुरा में। उनका लोकेशन लखीमपुर खीरी से ज्यादा दूर नहीं दिखा। इसके बाद यूपी पुलिस ने नेपाल और उत्तराखंड पुलिस से संपर्क किया। आशीष मिश्रा के परिजनों का दावा है कि वो फरार नहीं है और जल्द ही पुलिस के सामने जांच में मदद करने के लिए हाजिर होंगे। केवल 160 का नोटिस है। हम लोग कहीं पर किसी घटना से इन्वॉल्व नहीं है। हमको सरकार और जांच पर पूरा भरोसा है। आशीष मिश्रा जी पूरे साक्ष्यों के साथ अपना बयान देने जा रहे हैं। वह पुलिस के सामने पेश होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, 100%। कब तक होंगे? अब जैसे उनका समय होगा। अब तो यहाँ मैं अभी क्या बता दें। लखीमपुर खीरी कांड में दर्ज एफआईआर में आशीष मिश्रा का नाम है और आरोप है कि जिस वक्त हिंसा भड़की थी उस वक्त अंकित दास के फॉर्च्यूनर कार में आशीष मिश्रा मौजूद थे। इसी वजह से एसआईटी को आशीष मिश्रा के साथ अंकित दास की भी तलाश है। पुलिस को इस मामले में अब उस सुमित जायसवाल की भी पूछताछ के लिए तलाश है, जिन्हें मौकाए वारदात पर मची अफरा तफरी के वक्त गाड़ी से उतरकर भागते देखा गया था। सुमित जायसवाल बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जाते हैं और सुमित ने भी इस मामले में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। अब पुलिस ने चश्मदीद माने जा रहे सुमित जायसवाल को भी फरार घोषित कर दिया है। बताया गया कि इस मामले में गिरफ्तार आशीष पांडे और लवकुश के बयानों के आधार पर सुमित जायसवाल की तलाशी की जा रही है। चूंकि ये मामला बेहद संवेदनशील है और इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है, पुलिस पर जल्द जांच करने का दबाव है। पुलिस तेजी से काम करते तो दिख रही है, लेकिन पुलिस का जोर पारदर्शी तरीके से काम करने पर भी है। यूपी एसआईटी को अपनी जिम्मेवारियों का एहसास है और जांच में किसी तरह की कोताही नहीं हो, इसके लिए बड़े अधिकारी भी मुस्तैद नजर आए। सुबह सुबह लखीमपुर के एसपी क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गए। एसपी के क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचने से पहले ही डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल वहां मौजूद थे। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल को डीजीपी हेडक्वार्टर की तरफ से एफआईआर की विवेचना के लिए बनाई गई 9 सदस्यों वाली निगरानी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। क्राइम ब्रांच के ही दफ्तर में आशीष मिश्रा को पूछताछ में मदद करने के लिए बुलाया गया है। यूपी सरकार का दावा है कि लखीमपुर खीरी केस में कानून बिना किसी भेदभाव के अपना काम कर रहा है और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। पूरे प्रकरण पर सरकार की पहले से ही बहुत ही सीधी नज़र है और उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। इन बिटवीन मामला सर्वोच्च न्यायालय में आ गया है और जो भी माननीय न्यायालय आदेश करेगा उसका हान पालन करेगा। लखीमपुर खीरी केस की जांच में जुटी यूपी पुलिस ने इस मामले में ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाने के लिए मौके पर मौजूद लोगों से भी मदद मांगी है। पुलिस ने घटना से जुड़े फोटो और वीडियो भेजने के लिए एक नंबर जारी किया है और भरोसा दिया कि सबूत भेजने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। लखीमपुर खीरी केस में गिरफ्तार 2 आरोपी आशीष पांडे और लवकुश को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बताया गया कि फरार बताए जा रहे आशीष मिश्रा घर पर ही हैं और तबियत खराब होने की वजह से पूछताछ में शामिल होने नहीं पहुंच सके हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में नेताओं का पॉलिटिकल पर्यटन जारी है। इस मामले में पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की दुहाई देकर नेताओं का काफिला लखीमपुर की तरफ आज फिर बढ़ता दिखा। पहले सहारनपुर, उसके बाद मुजफ्फरनगर होकर गुजरता है पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू का काफिला है। यही काफिला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से एक खास मंजिल की तरफ बढ़ता दिखा। एक और कांग्रेसी नेता हरीश रावत का काफिला भी कुछ उसी अंदाज में गुजरता नजर आया। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी तेज रफ्तार गाड़ियों के साथ जाते दिखे और इन्हीं दलों की तरह अकाली दल के नेता भी लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उसी राह पर चलते नजर आए। सबकी मंजिल एक, लखीमपुर खीरी। लेकिन जब तक बाकी दलों के नेता लखीमपुर खीरी या बहराइच
पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचते समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बाजी मार चुके थे। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद बहराइच में उन्होंने मीडिया से बातचीत की। अभी तक तो जनता को विश्वास नहीं था सरकार के कामकाज में, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी। अखिलेश जब पीड़ित परिवार से मिल रहे थे, जगह जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लखीमपुर खीरी केस में इंसाफ से लेकर महंगाई और बेरोजगारी तक पर प्रदर्शन करते नजर आए। अखिलेश ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का जिक्र यूं ही नहीं किया, कल की तरह आज भी इस मुद्दे पर सुनवाई हुई और अब अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। लेकिन जो कुछ भी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की, विपक्षी दलों ने उसे मुद्दा बनाने में देरी नहीं की। लखीमपुर खीरी केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच को लेकर नाराजगी जताई। कोर्ट ने हिंसा मामले में आरोपियों को गिरफ्तार न किए जाने पर सवाल खड़े किए और घटनाक्रम से जुड़े सबूत नष्ट न हो, इसका ध्यान रखने की हिदायत भी दी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस जांच के लिए बनाई गई एसआईटी में सिर्फ स्थानीय पुलिस अधिकारियों के रखे जाने पर भी आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को एक और मौका देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य जो न्यायमूर्ति थे, वो राज्य सरकार ने जो आज अपना स्टेटस रिपोर्ट सबमिट किया उससे संतुष्ट नजर नहीं है। क्या सम्मन, अगर किसी मर्डर जैसे केस में सम्मन जारी करना, ये कहां तक है? लखीमपुर खीरी केस में जांच एजेंसी काम कर रही है। पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है, लेकिन इस पर सियासत भी जारी है, ये जानते हुए भी कि इस माहौल में थोड़ी सी चूक माहौल को खराब करने के लिए काफी है। हमदर्दी जताने के लिए लखीमपुर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक पीड़ित के आंगन में ही अनशन पर बैठ गए। कई लोग सिद्धू के अनशन को सियासी फायदा उठाने की कोशिश से जोड़कर देख रहे हैं। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर जब्त की गई करीब 3000 किलोग्राम हेरोइन के मामले की जांच अब एनआईए को सौंपी गई है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को इस मामले में दिल्ली के कुलदीप सिंह नाम के उस कारोबारी की तलाश है जिसके इशारे पर अफगानिस्तान से हेरोइन को ईरान के रास्ते भारत तक पहुंचाया गया। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए को दिल्ली के उस कारोबारी की तलाश है जिसका नाम कुलदीप सिंह बताया जा रहा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सितंबर महीने में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई 15,000 करोड़ रुपए की 3000 किलोग्राम हेरोइन उसी कारोबारी के जरिए अफगानिस्तान से भारत पहुंचाई गई थी। यानी इस ड्रग्स की सबसे अहम कड़ी उसी कुलदीप सिंह को बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए लगी है, क्योंकि एनआईए ही ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी के मामले की जांच करने वाली है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि डीआरआई के मुताबिक जिस कंटेनर में हेरोइन मिली उस खेप में टेलकम पाउडर होने की बात कही गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली का कारोबारी कुलदीप सिंह ही अफगान ड्रग डीलर को जानता है और उसने ही ड्रग्स की इस खेप को भारत तक पहुंचाने में स्मगलर्स की मदद भी की। और ये भी कहा जा रहा है कि उसी कुलदीप सिंह ने पोर्ट पर इस खेप को रिसीव भी किया। हालांकि इस मामले में शुरुआती जांच के दौरान डीआरआई और एनसीबी को कुलदीप सिंह का पता नहीं लग सका। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर जहाज के जरिए अफगानिस्तान से कुछ सामान की आड़ में भारी मात्रा में ड्रग्स भारत लाई जा रही थी। ये जहाज ईरान के बांदर अब्बास पोर्ट से होते हुए गुजरात आया था। इस मामले में ईडी भी जांच कर रही थी। निर्यात करने वाली फर्म की पहचान अफगानिस्तान के कंधार स्थित हसन हुसैन लिमिटेड के रूप में की गई। जब यह कंसाइनमेंट अफगान से होकर ईरान और ईरान से गुजरात के कच्छ के मुंद्रा पोर्ट पहुंची, असल में टेलकम पाउडर की आड़ में करोड़ों की ड्रग्स थी। इस केस में फिलहाल सुधाकरण दुर्गा, पीवी गोविंदराजू, राजकुमार और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जबकि अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 4 अफगान नागरिक, 1 उज्बेक और 3 भारतीय नागरिक हैं। अब गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एनआईए को इस पूरे सच से पर्दा उठाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी तक इस मामले में डीआरआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच कर रहे थे और उनके साथ ईडी भी मामले की तहकीकात कर रही थी, लेकिन अब एनआईए ने भी जांच शुरू कर दी है। अब से कोविशील्ड वैक्सीन लगवाकर ब्रिटेन जाने वाले भारतीय यात्रियों को 10 दिन तक क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। माना जा रहा है कि भारत के दबाव और सख्त रवैये के आगे ब्रिटेन को झुकना पड़ा है। वैक्सीन विवाद पर भारत सरकार की सख्ती के आगे आखिरकार ब्रिटेन को झुकना ही पड़ा। भारतीय यात्रियों के लिए ब्रिटेन को अपने कोरोना नियम बदलने पड़े।
नए नियम के मुताबिक जिन भारतीयों ने कोविशील्ड या ब्रिटेन द्वारा मंजूर की गई किसी अन्य वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है, यानी जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है, उन्हें ब्रिटेन पहुंचने पर क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस के मुताबिक ये नियम 11 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। Traveller from India to the UK, double jabbed with Covishield or another vaccine recognised by the UK regulator, does not have to quarantine. सीमा पर आतंकवाद का मसला हो या फिर विकास का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कूटनीति का, भारत ने बता दिया कि वो अब न्यू इंडिया है और किसी से भी डरता नहीं। इसलिए चीन और पाकिस्तान के अंदाज में ब्रिटेन को भी भारत ने जवाब दिया है, जिसके बाद यात्रा नियमों में ब्रिटेन को बदलाव करना पड़ा। दरअसल वैक्सीन को मान्यता देने और यात्रा नियमों को लेकर भारत और ब्रिटेन के बीच जब ठनी, तो भारत ने ब्रिटेन पर वैसा ही नियम लागू किया जैसा ब्रिटेन ने भारतीय नागरिकों पर लागू किया था, जिसके बाद ब्रिटेन को बैकफुट पर आना पड़ा। असल में ब्रिटेन ने पिछले महीने जब अपनी हवाई सीमाएं खोली तो पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों को क्वारंटीन के नियम से छूट दे दी गई, लेकिन ब्रिटेन ने भारतीयों के लिए सख्त नियम जारी रखे थे, जिसके मुताबिक भारत में वैक्सीनेटेड लोगों को बिना वैक्सीन वाला माना जा रहा था और ब्रिटेन पहुंचने पर 10 दिनों तक क्वारंटीन रहना था। ब्रिटेन के इस फैसले की तीखी आलोचना हुई और इसे नस्लवाद से जोड़कर देखा गया। ब्रिटेन के ऐसे रवैये का जवाब देने में भारत ने भी देर नहीं लगाई और 1 अक्टूबर से ब्रिटेन से भारत आने वाले हर यात्री के लिए 10 दिन का क्वारंटीन नियम जरूरी कर दिया और इस नियम से फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों को भी छूट नहीं दी गई। भारत की इस रणनीति ने असर दिखाया और ब्रिटेन को अपने नियम बदलने पड़े। इसी हफ्ते भारत ने अपनी हॉकी टीमों को कोरोना का खतरा बताते हुए बर्मिंघम में अगले साल होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों में भेजने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ब्रिटेन को भारतीयों के लिए अपने नियम बदलने पड़े। बेशक तालिबान ने चारों तरफ से घेरकर अमेरिकी फौज को तो अफगानिस्तान से भगा दिया, लेकिन अब तालिबान खुद घिरे हुए हैं और इस बार ऐसे दुश्मन ने तालिबान को घेरा है जिससे जंग लड़ने का तालिबान के पास कोई इंतजाम है ही नहीं। अफगानिस्तान में लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। अफगानिस्तान पर तो तालिबान का कब्जा है, लेकिन तालिबान एक अनजान मगर बेहद खतरनाक दुश्मन से पूरी तरह घिर चुका है। जिधर भी नजर दौड़ाओ तो तालिबान के लड़ाके और कंधे पर लटकी उनकी AK-47 सी नजर आती है, मगर आम लोगों के ढके हुए चेहरे और घुटी हुई आवाज ने असल में अफगानिस्तान के एक खतरनाक सच को भी ढक लिया है। वो सच जिसका अंदाजा संयुक्त राष्ट्र को अब लगने लगा है। असल में अफगानिस्तान पूरी तरह से भूखमरी से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान में हर 10 सालों में लगभग 3 बार सूखा पड़ा। गृह युद्ध की मार झेल रहे अफगानिस्तान की इस साल के सूखे ने लगभग कमर तोड़ दी। सच कहा जाए तो तालिबान अब पूरी तरह से भूख की चपेट में आ गया है। अफगानिस्तान में UN के विशेष अधिकारी ने काबुल में कहा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत अफगानिस्तान में खाद्य पदार्थों का स्टॉक खत्म होने वाला है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में लोगों को खाद्य पदार्थ मुहैया कराना मुश्किल होगा और इसलिए आने वाले वक्त में 1/3 अफगानिस्तान के लोगों को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। UN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले काबुल एयरपोर्ट पर करीब 800 बच्चे हैं जिन्हें अभी तो जरूरी खाना मुहैया करवाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले को युद्ध स्तर पर नहीं सुलझाया गया तो साल के अंत तक लाखों छोटे बच्चों को गंभीर और जानलेवा कुपोषण का शिकार होना पड़ सकता है। आज आलम यह है कि गांव में किसान और नौजवान खेती या पशुओं की देखरेख के लिए नहीं बचे। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से अब तक 6 लाख से ज्यादा अफगानी बेघर हो चुके हैं और करीब 4 करोड़ की आबादी दाने दाने की मोहताज होने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान में सिर्फ 1 महीने का ही राशन बचा है। आफत के मारे अफगानिस्तान के लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए $20 करोड़ यानी करीब 1461 करोड़ रुपए की तत्काल जरूरत है। अफगानिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार शून्य हो चुका है।
उसका दुनिया भर से संपर्क कटा हुआ है। The 15th of August resulted in a freezing of the foreign reserves and the suspension of development and on-budget assistance, and the consequences have just been devastating. The economy is on the brink of collapse here in Afghanistan. The cash liquidity crisis, banks had closed their doors. भूख से अफगानिस्तान को पूरी तरह से घिरा देखकर अमेरिका और जर्मनी ने मदद देने का ऐलान तो किया। चीन ने पहले ही अफगानिस्तान को 228 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। बावजूद इसके अफगानिस्तान में सबके जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि देश चलाने के लिए तालिबान पैसे कहां से लाएंगे, और बड़े देशों से जो मदद मिलने वाली है, तालिबान उस मदद को गोला बारूद में इस्तेमाल करते हैं या देश की भूखी जनता का पेट भरने में। जाहिर है अफगानिस्तान के हालात बेहद खराब हैं और ये तो अब दुनिया के लिए भी एक नई चुनौती बनकर सामने आ खड़ी हुई है। और आइए आगे बढ़ते हैं। क्या राजस्थान कांग्रेस में उठा सियासी बवंडर थम गया है? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साथ साथ आ गए हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सियासी गलियारों को कयास लगाने को मजबूर कर दिया। इस तस्वीर में जो कुछ भी दिख रहा है, क्या वाकई सब इतना ही सरल और आसान है? क्या राजस्थान कांग्रेस में सब ठीक ठाक होने की गवाही देने के लिए ये तस्वीर उड़ाई गई है? एक चौपर में राजस्थान कांग्रेस में बन चुके दो ध्रुव एक साथ नजर आ रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट शुक्रवार को एक ही हेलीकॉप्टर में बैठे नजर आए और इस तस्वीर ने समूची सियासत को, खासतौर पर राजस्थान में, अब एक अलग जुबान देनी शुरू कर दी है, क्योंकि इस तस्वीर के कई मायने निकाले जा रहे हैं और कई सवाल भी उड़ते हुए चौपर की तरह हवा में परवाज ले रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक ही हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं और उस चौपर में उनके साथ राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सचिन पायलट और गहलोत न सिर्फ इस सफर में साथ हैं, बल्कि जहां के लिए साथ निकले हैं वहां एक चुनावी सभा के मंच को भी साझा किया। प्रतापगढ़ और उदयपुर में शुक्रवार को कांग्रेस की 2 चुनावी सभाएं थी। इन सभाओं में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक ही हेलीकॉप्टर में सवार हुए थे। राजस्थान की सियासत को नजदीक से देखने वालों को ये तस्वीर चौंकाती है, क्योंकि दोनों तरफ की बर्फ अभी पूरी तरह से पिघली नहीं है और दोनों के बीच की तल्खी अक्सर नजर भी आने लगती है। 50 साल तक यहाँ पर पायलट का यह बयान 2 अक्टूबर को अशोक गहलोत के दिए उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें गहलोत ने कहा था कि 15-20 साल मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जिसे दुखी होना हो वो चाहे हो। तभी तो कुछ रोज पहले ही पायलट ने बिना गहलोत का नाम लिया अपने कई तीर एक साथ निशाने पर दागे थे। तो अपने में खोट निकालकर एक्सेप्ट करना ये बहुत कम लोग करता है, ये बहुत बड़ा दिक्कत ले जाती है। आजकल तो राजनीति पाखंड भी तो हो गई ना, कई लोग तो ट्राई करते हैं बहुत ग्राउंडेड हूँ, ट्राई करते हैं बहुत मैं रेस्ट्रिक्ट हूँ, मैं बहुत डिविजन रहा हूँ, और असली कुछ और होती है। राजस्थान में सत्ता संघर्ष करने वाले कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक बार फिर पार्टी में अपने धुर विरोधी अशोक गहलोत के साथ दिखे तो सबकी नजरें उन पर टिक गई। माना जा रहा है कि अंदरूनी कलह को दरकिनार कर कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में जनता के बीच एकता का संदेश देना चाहती है। यही वजह है कि अजय माकन धुर विरोधी नेताओं को एक साथ एक चौपर में लेकर मेवाड़ पहुंचे। इस तस्वीर की एक खास बात यह भी है कि इसे खुद अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर पर शेयर किया और जानकार जानते हैं कि अशोक गहलोत सियासत के पुराने और मंझे हुए खिलाड़ी हैं। ऐसे में उनका हर कदम कई मायने रखता है। राजस्थान में 2 सीटों वल्लभनगर और धरियावाद पर उपचुनाव हो रहे हैं और सचिन पायलट के साथ चुनावी सभा में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि कांग्रेस एक है। राजस्थान कांग्रेस के 2 शीर्ष नेताओं ने बेशक एक साथ उड़ान भरी, मगर नजर उनकी लैंडिंग के साथ साथ कदमताल पर भी टिकी हुई है, क्योंकि सियासत में हर चाल और हर कदम हर बार कुछ न कुछ अलग कहते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन अपनी इस कोशिश में कामयाब होते दिखाई दिए कि राजस्थान कांग्रेस में फिलहाल सब चंगा है, लेकिन असलियत तो यही 2 नेता ही जानते हैं।
और इसी के साथ ही बुलेटिन में एक ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे न्यूज़ 18 इंडिया पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू।